हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, ये हो क्या रहा है? डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करते हैं कि हॉर्मुज की खाड़ी जो है वो बंद की जा रही है और मार्केट घपाक से 2000 पॉइंट डाउन। डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करते हैं कि हॉर्मुज की खाड़ी को खोला जा रहा है, घपाक से मार्केट 4000 पॉइंट अप। तो लोगों को ये बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के कारण मतलब ये सारी चीजें हो रही है कि ये पावर जो है ये डोनाल्ड ट्रंप जी को कहां से मिल रहा है, कहां से आ रहा है। दोस्तों, आज इसी विषय को हम जरा डिकोड करेंगे। बहुत ही मेरे मन के करीब जो टॉपिक है, जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स, ये कैसे एक प्लेटफॉर्म पे आके एक दूसरे को इम्पैक्ट करती है, किस तरीके से जो है इन दोनों में एक सिनर्जी है। जब तक आप जियोपॉलिटिक्स नहीं समझेंगे, आप इकोनॉमिक्स वर्ल्ड ओवर या कंट्री वाइज नहीं समझ पाएंगे, और वाइस वर्सा। जब तक आप कंट्रीज की इकोनॉमी को नहीं समझ पाएंगे, वहां के समाज के आर्थिक ताने बाने को नहीं समझ पाएंगे, तब तक किसी भी तरीके का राजनीतिक विश्लेषण करना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो दोस्तों, आज इसी विषय पे मैं बात करूंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि जब पिछले 50 दिन से 28 फरवरी को इजराइल और अमेरिका ने आक्रमण किया था और आज 18 अप्रैल है, तो पूरे 50 दिन हो गए हैं इस युद्ध को चलते हुए। बीच में अभी शांति वार्ता और युद्ध विराम भी चल रहा है, पर कितने दिनों तक ये कायम रहेगा ये किसी को नहीं मालूम है। एक टेम्पररी रिलीफ के नाम पे जो है ईरान ने हॉर्मुज की खाड़ी जो है कल खोलने की घोषणा की, पर आज कुछ स्रोत बता रहे हैं कि भाई शिप्स जितने गुजरने चाहिए थे उतने गुजर नहीं रहे, क्योंकि एक तरफ अमेरिकी नौसेना बेड़ा है, दूसरी तरफ ईरान की सेना है। तो बेचारे शिप कैरियर्स जो हैं, खास तौर पे जो वीएलसीसी जो रहते हैं, वेरी लार्ज क्रूड कैरियर्स, ये बड़े परेशान हैं। ये वीएलसीसी में लगभग 2 मिलियन बैरल का तेल जो है वो एक जहाज में रहता है, वेरी लार्ज क्रूड कैरियर्स में। तो ये जो पूरा का पूरा जो ये माहौल बन रहा है, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा आरंभ करने के पहले दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मैं परसों, हाँ, 20 तारीख को एक पेड वीडियो लेके आ रहा हूं अपने चैनल के। जिन लोगों ने चैनल को मेरे ज्वाइन किया है, 159 रुपीज देके वो इस प्रोग्राम को देख सकते हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट के मैं, आप कह लीजिए कि गूढ़ रहस्य आप लोगों के सामने खोलने वाला हूं। एक दो शेयर्स भी मैं आपको बताने वाला हूं जहां मैंने इन्वेस्टमेंट किया है और उसका कारण क्या है। तो यदि आप ये देखना चाहते हैं वीडियो, तो आप कृपया करके मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए 159 रुपीज की सदस्यता लेके। एक और बात दोस्तों मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, कई लोग मेरे प्रोग्राम्स पे कमेंट लिख रहे हैं या पर्सनली मैसेज डाल रहे हैं कि आप जो है पहले खुद सस्ते दाम पे खरीदते हैं, फिर प्रोग्राम बनाते हैं, शेयर प्राइसेस ऊपर चले जाते हैं तो आप बेच देते हैं। दोस्तों, 2-3 चीजें मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं। पहली बात तो मैं कोई इतना बड़ा बायर नहीं हूं, या मेरे प्रोग्राम देखने वाले लोग जो हैं उनके पास में मुझे नहीं लगता कि इतना पैसा है कि वो किसी भी शेयर को जो है वो 10% अप करा दें या 10% डाउन करा दें। ठीक है। दूसरी बात, मुझे ये बताइए, मैंने किसी को ये कहा है क्या कि भाई जो मैं शेयर खरीद रहा हूं वो शेयर आप भी लीजिए? इस प्रोग्राम में जो मेरे वीडियोस बनते हैं, इसमें आपने कहीं भी ये कहते हुए मुझे सुना है कि दोस्तों मैं जो शेयर ले रहा हूं वो ये आप भी खरीदिए? मैं चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कहता हूं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए आप इन शेयर्स को किसी भी तरीके का बाइंग या सेल कॉल ना माने, अपना रिसर्च करें, खुद काम करें। पैसे बनाएंगे तो वो रिवॉर्ड आपका, पैसे गवाएंगे तो रिस्क आपका। तो जब मैं ये बार बार चीख चीख के हर वीडियो में बोल रहा हूं, उसके बाद भी आप क्यों खरीदते हो शेयर्स है? और उसके बाद में मेरे को आप ज्ञान देते हो, मेरे ऊपर लांछन लगाते हो कि भाई मैं पहले खरीदता हूं सस्ते में फिर बेचता हूं महंगे में। आप क्यों खरीदते हो? मैं तो आपको बार बार मना करता हूं कि आप मत खरीदो। आप खरीदते हो अपने ग्रीड, अपने लालच के कारण, और आप इसलिए खरीदते हो क्योंकि आप खुद पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते हो, आप मेरी मेहनत का मजा लेना चाहते हो।
और मेरी मेहनत का मजा लेके मेरे को ही आप दाम जो है वो दिए जा रहे हो। भैया आपको अगर बहुत सस्ते दामों में खरीदना है तो आप खुद पढ़ाई लिखाई कर लीजिए और खरीद लीजिए। ना तो मैंने किसी को कहा है कि आप ये शेयर्स खरीदिए, ना मैं किसी को कह रहा हूं कि ये शेयर्स बेचिए। आप अपने लालच के कारण आप मेहनत नहीं कर सकते, आप पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते, तो मेरा वीडियो देख रहे हैं और देख रहे कि मैं खरीद रहा हूं, तो आपको वो चीज जो है लग रहा है कि हम भी खरीद लेते हैं। उसके बाद आपको ये चाहिए कि जिस प्राइस पे मैं खरीद रहा हूं उसी प्राइस पे आपने खरीदना चाहिए। तो पढ़ लो भैया, क्यों वीडियो देख रहे हो मेरा, मत देखो। और वीडियो देख के जो है आप खरीदो बिल्कुल भी नहीं। मैं तो बिल्कुल नहीं बोल रहा आपको खरीदने के लिए। तो ये पैरासाइट वाला जो बिहेवियर है, परजीवी वाला बिहेवियर, इसको खत्म कर दीजिए। मेरे वीडियो बनाने का मकसद है आप लोग को बेसिक अंडरस्टैंडिंग स्टॉक मार्केट के बारे में समझाना, कैसे कंपनीज को एनालाइज किया जाता है, कैसे वैल्यूएशन अचीव किया जाता है, कैसे दो अलग अलग कंपनीज को जो है आप एक बार उनका कंपैरिजन करोगे तो कैसे करना चाहिए, सेक्टर में कौन से मैट्रिक्स को देखना चाहिए, ये समझाने के लिए है। पर आप वो पेड वीडियो पैसे देके और स्टॉक खरीदने बैठ जाओ तो ये आपका लालच, आपका ग्रीड है। मेरे को कृपया करके पर्सनल मैसेज मत कीजिए। वो वीडियो मैं आपको किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा कि आप ये स्टॉक्स खरीदिए, ठीक है। आप खरीद रहे हैं क्योंकि आप लालची हैं, और मेरे ऊपर कृपया करके लांछन ना लगाएं। और आप जो है पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं तो आपको ये वीडियो देखने की मेरी जरूरत ही नहीं है। पर आप देख रहे हो, इसका मतलब आपको गरज है। तो गरज है तो जो मिल रहा है उसमें खुश रहिए। आप क्यों ऐसा सोच रहे हो कि भाई जो प्राइस पे राजीव रंजन सिंह खरीदेंगे वही प्राइस हमको ही बताना चाहिए? प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? जब मैं वीडियो अनाउंस करूंगा तभी तो भाई वो होगा ना। उसके जिस दिन वीडियो आएगा उसी दिन आपको पता चलेगा। 150-200 लोग वीडियो देखते, क्या सबको मैसेज करता बैठूंगा मैं कि मैंने अभी ये खरीदा है, अभी वो खरीदा है? तो आप लोग कृपया करके कुछ भी कमेंट करने के पहले या पर्सनल मैसेज भेजने के पहले 4 बार सोचिए कि हम लालची क्यों हो रहे हैं, हम इस आदमी की बात क्यों सुन रहे हैं। यह आदमी तो बार बार हमको बोल रहा है कि मत खरीदो शेयर, उसके बाद भी हम खरीद रहे हैं। तो यह आपका लालच, आपका ग्रीड है। कृपया करके मेरे को ज्ञान ना दीजिए। मैं सीधा ब्लॉक कर रहा हूं, 10 लोगों को ब्लॉक कर चुका हूं, कई लोगों ने कमेंट डाले, डिलीट कर चुका हूं, 4 गालियां अपनी तरफ से अलग मैंने मार दी है, क्योंकि मेरा स्वभाव ऐसा ही है। जब मैं राजनेताओं को क्रिटिसाइज करता हूं तो आप लोगों को बहुत मजा आता है, अलग अलग चैनल्स पे आपने मेरे को देखा है। पर आप मेरे साथ बिहेव करोगे और आप सोचोगे कि मैंने चुप करके सुन लेना चाहिए क्योंकि आप मेरे व्यूअर और मेरे वीडियोस देख रहे हो, तो आप गलत फहमी में हो। मैं 23 साल से नौकरी कर रहा हूं, कहीं भी अपने मालिकों की नहीं सुनी, अपने मन से काम किया। आज दर्शक मेरे मालिक है, मैं आपकी नहीं सुनूंगा, अपने मन से काम करूंगा। देखना है देखो वीडियो, नहीं देखना मत देखो वीडियो, ठीक है। अब आज बात करते हैं आज के विषय पे। दोस्तों एक किताब है चोक पॉइंट्स, चोक पॉइंट्स नाम है इस किताब का। यह किताब जो है बहुत ही बेहतरीन किताब है और इस किताब को लिखा है एडवर्ड फिशमैन। एडवर्ड फिशमैन जो है ये बैरक ओबामा जब प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, तो वो उस टाइम में सैंक्शन जो डिपार्टमेंट देखता था कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका किन कंट्रीज पे सैंक्शन लगाए और कैसे कैसे लगाए, ठीक है, उसके ये प्रमुख थे। अब आप बोलोगे कि मैं इनको और इस किताब को क्यों लेके आया? 2 कारण है। पहली बात तो ये किताब बहुत ही ज्यादा बेहतरीन किताब है, आपने अवश्य इस किताब को पढ़ना चाहिए अगर आपको जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स में थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो। दूसरी बात, जैसा कि मैंने इस टॉपिक की शुरुआत की कि भाई ये हो क्या रहा है, डोनाल्ड ट्रंप जो है एक ट्वीट करते हैं मार्केट 2000 पॉइंट चढ़ जाता है, डोनाल्ड ट्रंप कुछ ट्वीट करते हैं मार्केट 4000 पॉइंट गिर जाता है। इसका रीजन ये है दोस्तों कि आज हम बहुत ही फ्रेजाइल एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, बिखरता हुआ टूटता हुआ इस तरीके का जो है वो इकोसिस्टम वर्ल्ड ओवर है। अब ये क्या बिखर रहा है, क्या टूट रहा है? ये बिखर रहा और टूट रहा है वो व्यवस्था जो 1990 से हमने बनाई थी, जो व्यवस्था को हम कहते थे ग्लोबलाइजेशन की व्यवस्था। इस ग्लोबलाइजेशन की व्यवस्था में हमने देखा कि सप्लाई लाइंस जो थे वो सारी खुली हुई थी और ये माना जाता था, ध्यान से सुनिएगा, ये माना जाता था कि एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ में ट्रेड करता है
तो यही सबसे बड़ा डिटरेंस है कि उनके बीच में युद्ध ना हो। यानी यही किसी भी तरीके का युद्ध या मनमुटाव रोकने का सबसे ज्यादा शक्तिशाली ताकत है, वेपन है। ठीक है, तो ये जो है ये बेसिकली ट्रेड बढ़ना, ट्रेड होना, ये ग्लोबलाइजेशन का जो है ये पहला आप कह लीजिए कि की कैरेक्टरिस्टिक था। और ट्रेड को ही जो है वो एक इकोनॉमिक डिटरेंस के रूप में माना जाता था कि अमेरिका चाइना के साथ युद्ध नहीं करेगा, चाइना अमेरिका के साथ युद्ध नहीं करेगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर में डिपेंडेंट है ट्रेड के लिए, कॉमर्स के लिए। तो वर्ल्ड की जियोपॉलिटिक्स जो थी वो ट्रेड और कॉमर्स द्वारा जो है वो चलाई जा रही थी, ट्रेड और कॉमर्स द्वारा संचालित हो रही थी वर्ल्ड की जियोपॉलिटिक्स। ओके, अब हुआ ये कि जो इंटरडिपेंडेंस माने जाने वाली चीज थी, ठीक है, यानी व्यापार, वो व्यापार ने अब इन अलग अलग कंट्रीज के फॉल्ट लाइंस को या इनकी वल्नरेबिलिटीज को यानी कमजोरियों को उजागर किया। आप बोलोगे क्या कमजोरियां? अब जैसे कि अमेरिका हुआ, अमेरिका आपको मालूम है कि सेमीकंडक्टर, डाटा सेंटर ये सब लगाते हैं, पर आपको और साथ में ईवी पे भी बहुत काम कर रहा है। ठीक है, तो आपको ये पता है कि भाई कोई भी डाटा सेंटर, कोई भी ईवी व्हीकल बिना रेयर अर्थ मेटल्स के बन नहीं सकता। परंतु कोबाल्ट ले ले, लिथियम ले ले, निकल ले ले, आप ये रेयर अर्थ मेटल्स लेंगे तो आपको पता चलेगा कि अमेरिका में इसकी सप्लाई लाइंस है ही नहीं, ये चाइना के ऊपर में डिपेंडेंट है। इसी तरीके से दोस्तों हम चाइना का देखें तो चाइना जो कंट्री है ये बेसिकली आप ये कह लीजिए कि वर्ल्ड ओवर का ये रॉ मटेरियल प्रोवाइडर है और मैन्युफैक्चरिंग में अव्वल नंबर पर है वर्ल्ड की। इसको कहा जाता है कि चाइना इज द ग्लोबल फैक्ट्री, वर्ल्ड के सारे माल जो है वो चाइना बनाता है। बट अगेन चाइना जो है वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट है चिप्स के लिए अमेरिका के ऊपर। ठीक है, हवाई जहाज के जो स्पेसिफिकेशंस रहते हैं या इंजन्स जो रहते हैं ये चाइना डेवलप नहीं कर पाया अपनी तरफ से। पैसेंजर जहाजों की मैं बात कर रहा हूँ, इसके लिए वो लॉकहीड मार्टिन और तमाम अमेरिकन कंपनीज पे डिपेंडेंट है। इसी तरीके से चाइना 60% अपना 50 to 60% अपना ऑयल रिक्वायरमेंट जो है वो गल्फ, ईरान, रशिया इनके द्वारा लेते हैं। तो अगेन ये पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। ठीक है, चिप्स की बात कर ले, सेमीकंडक्टर्स की बात कर ले तो अमेरिका पे और अमेरिका के जो कंट्रीज अलाय हैं उनके ऊपर। इसी तरीके से तीसरी महाशक्ति यदि हम रशिया की बात कर लें तो रशिया को भगवान ने बहुत सारे खनिज पदार्थों से जो है ब्लेस किया है। तेल भी है वहां, निकल भी है वहां, आयरन भी है वहां, कोल भी है, बॉक्साइट भी है, तमाम तरीके के खनिज जो है वो अमेरिका में है। परंतु अमेरिका फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, सॉरी रशिया फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, माफ कीजिएगा मैं रशिया की बात कर रहा हूं। रशिया को भगवान ने तमाम तरीके के नेचुरल रिसोर्सेज से ब्लेस किया है, परंतु रशिया फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है और रशिया अमेरिका के ऊपर में डिपेंडेंट है। वर्ल्ड का 88% जो ट्रेड है, इंटरनेशनल ट्रेड, ये सेटल होता है अमेरिकन डॉलर्स में। इनवॉइसिंग जो है वो लगभग 65 से 70% डॉलर टर्म्स में जो है वो सेटल होती है। वर्ल्ड का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व लगभग 55% जितने भी विश्व के देश हैं वो डॉलर्स में रखते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि अमेरिका जो है उस वो डॉलर है और फाइनेंशियल सिस्टम पे कब्जा है। रशिया वहां के वीक पड़ जाता है। रशिया के पास में वेपन्स भी है, रशिया के पास में ऑयल भी है, तमाम तरीके के दूसरे खनिज पदार्थ भी है। तो रशिया ने क्या किया, रशिया ने चाइना के साथ हाथ मिलाया और ये दोनों मिलके अमेरिका के फाइनेंशियल सिस्टम की दादागिरी को कम करने में, कुंद करने में लगे हुए हैं, बाकी ब्रिक्स नेशंस को साथ में मिला के। तो ये मैंने आपको बताया बेसिकली कि कौन कौन सी कंट्रीज की क्या क्या कहां पे वल्नरेबिलिटीज है। अमेरिका रेयर अर्थ मेटल्स के मामले में कमजोर है, चाइना ऑयल के मामले में, चिप्स, एडवांस चिप्स जो है
उसके मामले में बहुत ज्यादा कमजोर है। और आपका रशिया जो है वो फाइनेंशियली जो है अभी तक उतना स्ट्रांग नहीं हुआ, क्योंकि वहां पर कम्युनिज्म 1917 से लेके 1990 तक, यानी लगभग 73 इयर्स कम्युनिज्म था। कम्युनिज्म में कैपिटलिज्म सिस्टम जो था दूर दूर तक नहीं था, तो उसको बिल्ड करने में टाइम लग रहा है। कैपिटलिज्म के बदले वहां क्रोनी कैपिटलिज्म का सिस्टम जो है वो डेवलप हो गया कैपिटलिज्म के बदले। तो ये तमाम तरीके की कंट्रीज की वल्नरेबिलिटीज है। इंडिया को हम ले लें तो इंडिया जो है वो हर तरफ से ही जो है दुलत्ती खा रहा है। सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल जो है वही हमारे पास में। मैं क्यों कह रहा हूं दुलत्ती खा रहा है? क्योंकि हमारे पास में ऑयल नहीं है, जो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी या किसी भी आप कह लीजिए कि बड़ी इकोनॉमी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा, हम आईटी सिस्टम में कंप्लीटली अमेरिका के ऊपर में डिपेंडेंट है। गूगल चाहे तो एक दिन में इंडिया को रुला दे अपने सिस्टम से इंडिया को बाहर करके। आप यूट्यूब के माध्यम से मेरा वीडियो नहीं देख सकते यदि यूट्यूब ने मेरे को बाहर का रास्ता दिखा दिया तो कहने का अर्थ है कि हम भारतीय लोग पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिका पे डिपेंडेंट है। अमेरिका भी कुछ हद तक हम पे डिपेंडेंट है, बट वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन कैपिटल्स के मामले में है। अब लेटेस्ट एग्जांपल आपको देता हूं मैं ईरान का। ईरान जो है, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बोल लीजिए या अपने जोग्राफिकल लोकेशन को अपना प्लस पॉइंट बनाया, अपना हथियार बनाया। उसको मालूम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 20% विश्व का तेल और एलएनजी गुजरता है। उसने उसको बंद कर दिया, वर्ल्ड की इकोनॉमी क्रिपल हो गई, बुरी तरीके से जो है थर थर कांपने लग गई वर्ल्ड की इकोनॉमी। तो कहने का अर्थ क्या है? हर कंट्री को मालूम है अपनी कमजोरियां, और हर कंट्री को मालूम है दूसरों की कमजोरियां, और हर कंट्री को मालूम है उसकी अपनी ताकत, और उस ताकत को वो एक चोकहोल्ड, एक चोक पॉइंट में। इसीलिए मैंने इस किताब चोक पॉइंट का नाम दिया। काफी मोटी किताब है पर बेहतरीन किताब है। ये किताब पढ़ने से आपको समझ में आएगा कि कैसे ईरान जो है उसने वर्ल्ड की इकोनॉमी को जो है उसके ऊपर में कब्जा कर रखा है बिकॉज ऑफ इट्स डोमिनेंस इन स्टेट ऑफ हॉर्मुज। ये किताब पढ़ने से आपको समझ में आएगा कि कैसे अमेरिका ने फाइनेंशियल सिस्टम वर्ल्ड ओवर जो है मुट्ठी में करके रखा है, डॉलर के प्रभुत्व को बना के। आपको मालूम है मैं पहले बहुत एक बड़ा वीडियो बना चुका हूं स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम पे। स्विफ्ट सिस्टम से यदि किसी भी कंट्री को अमेरिका ने बाहर कर दिया, स्विफ्ट अमेरिकन पेमेंट सिस्टम है, कोई भी कंट्री यदि स्विफ्ट सिस्टम से बाहर हो गया तो उसके इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आप समझ लीजिए कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना लगभग मुश्किल हो जाएगा। असंभव तो नहीं कहूंगा पर बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो अमेरिका ने फाइनेंशियल सिस्टम जो है इसको अपना जो है स्ट्रेंथ बनाया, और ये कभी भी किसी दूसरे एनिमी नेशन के लिए एक चोक पॉइंट क्रिएट कर सकता है स्विफ्ट सिस्टम से उसको बाहर निकाल के। इसी तरीके से चाइना जो है, चाइना रेयर अर्थ मेटल्स के एक्सपोर्ट पे बैन लगा के जो है वो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को गिरा सकता है। ये चोक पॉइंट्स प्रोड्यूस करता है थ्रू रेयर अर्थ मेटल्स, ठीक है। इसी तरीके से रशिया जो है, रशिया स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस जो है, जो मेडिटेरियन सी और ब्लैक सी को जोड़ता है, जिससे 11 से 12% विश्व का व्यापार होता है। खासतौर पे यूक्रेन से जाने वाले जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं वो स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस से होके गुजरते हैं। तो अगर रशिया ने वहां के लाइंस को कंट्रोल कर लिया, वहां पे बहुत ज्यादा मिसाइलें दागी, तो आप समझ लीजिए कि यूक्रेन के लिए और यूरोप के बहुत सारे राष्ट्रों के लिए बड़ी मुश्किल, बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अभी तक रशिया ने किया नहीं है, परंतु यदि ईरान की देखा देखी में वो करने लग जाए तो हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा तकलीफ हो सकती है, ठीक है। तो ये सारे जो है चोक पॉइंट्स, ये अब जो ग्लोबलाइजेशन का ट्रेंड हट रहा है, जो हमने 1990 से लेके 2024 तक ग्लोबलाइजेशन के प्रचार प्रसार को देखा, अब 2024 यानी 2025 ही पकड़ लीजिए, उसके बाद हम देख रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन धीरे धीरे सिमट रहा है, और हर कंट्री अपने चोक पॉइंट्स को, यानी जो उसकी स्ट्रेंथ है और जो दूसरों की वीकनेस है,
उस वीकनेस पे जो है वो नस पे उंगली रख के जो है एक दर्द का एहसास करा रहा है। और यही कारण है कि हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड ओवर जो ट्रेड है वो घट रहा है। आईएमएफ की रिपोर्ट आई थी कि पिछले 30 सालों में हमने ये देखा था कि जो वर्ल्ड की जीडीपी जिस स्पीड से ग्रो करती है उसके 3 गुना ज्यादा स्पीड से वर्ल्ड का ट्रेड ग्रो करता है। तो मान लीजिए 3% से ग्लोबल जीडीपी बढ़ रही है हर साल, ग्लोबल ट्रेड 9% से बढ़ रहा है। परंतु अब हम ये देख रहे हैं कि इस ट्रेड में, ग्लोबल ट्रेड में कहीं ना कहीं दरार आ रही है। और दरार इसलिए आ रही है क्योंकि कंट्रीज जो हैं वो एक दूसरे की कमजोरियों को, वल्नरेबिलिटीज को अच्छे तरीके से कैपिटलाइज करने में लगी है। वो उनके दर्द के पेन पॉइंट पे, उस नस पे उंगली रखने के लिए तैयार खड़ी हुई है। ऐसी स्थिति में भारत को क्या करना चाहिए, हमने कैसे अपने आप को तैयार करना चाहिए, ये हमारे पॉलिसी मेकर्स का पहला एजेंडा, पहला एम होना चाहिए। तो जहां तक नेचुरल रिसोर्सेज की बात है, अब तेल आप अपने इधर तो पैदा कर नहीं सकते हो, कोई मतलब चांस ही नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, आपने देखा कैसे चाइना ने स्मार्टली ईवी की तरफ पूरी तरीके से ट्रांजिशन कर दिया। और आप लोग को जान के हैरानी होगी कि 2025 पहला साल बना चाइना में जहां पर ईवी व्हीकल्स ज्यादा बिकी पेट्रोल डीजल व्हीकल्स के मुकाबले। आज ईवी व्हीकल वहां पे ज्यादा, इलेक्ट्रिक व्हीकल ज्यादा बिक रही है क्योंकि चाइना जो है वो अपना ऑयल के ऊपर में डिपेंडेंस कम करना चाह रहा है। और ईवी व्हीकल्स चलती हैं बैटरी से। बैटरी टेक्नोलॉजी में चाइना बहुत आगे है, 7 मिनट के अंदर में 90% बैटरी चार्ज हो जाती है। ऐसी टेक्नोलॉजी उसने निकाली है गाड़ियों की। तो हम भारत के साइंटिस्ट, भारत के लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ के ऑटोमोबाइल कंपनीज R&D में इन्वेस्ट नहीं कर रही है, इंटरेस्ट ही नहीं है, भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई सब्सिडाइज R&D नहीं हो रहा। हम लोग के देश में मतलब पेट्रोल डीजल लॉबी इतनी स्ट्रांग है जो मंगा के रिफाइन करके बेचती है कि हम लोग चाहते ही नहीं है कि हम ईवी में जो है कन्वर्ट हो, देश जो है वो ईवी की तरफ बहुत तेजी से बढ़े। और यही कारण है कि आज भी ऑयल जो है हमारा दिन पे दिन जो है बहुत बड़ा पेन पॉइंट बनता जा रहा है। एक टाइम में हम लगभग 70% ऑयल ही इंपोर्ट करते थे, 30% देश से निकालते थे, बॉम्बे हाई हो या असम का एरिया, वहां से। आज की स्थिति जो है वो बड़ी दर्दनाक हो गई है। 88% ऑयल जो है वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जो पहले 70% हुआ। तो इस पे काम करने की जरूरत है, ईवी पे काम करने की जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ हमको टेक्नोलॉजी के फ्रंट पे अपना पेमेंट सिस्टम डेवलप करने की जरूरत है। दोस्तों, यूरोप ने इंस्टा नेक्स्ट कर किया पेमेंट सिस्टम, आपके रशिया ने SFPS नाम का अपना सिस्टम डेवलप किया है, चाइना ने CIPS नाम का अपना पेमेंट सिस्टम डेवलप किया है। तो हम इंडियंस क्यों नहीं अपना पेमेंट सिस्टम डेवलप कर पा रहे, ये मेरे समझ के बाहर है। तो हमको अपने पेमेंट सिस्टम पे वर्क करना चाहिए। तो पेन पॉइंट्स हैं, उस पे हमको वर्क करने की जरूरत है। हम क्यों नहीं गूगल जैसा जो है या उस दूसरा IT सुपर पावर अपने देश में बना लेते। चाइना ने बना लिया, बैदूज आ गया वहां पे। आपको मालूम है कि भाई चाइना के अंदर में वहां की जो IT कंपनीज हैं, चाहे अलीबाबा हो, चाहे आपका बैदूज हो, ये सारी ये इतनी स्ट्रांग है कि अमेरिकन टेक्नोलॉजी कंपनीज अपना पैर ही नहीं जमा पाई चाइना में। तो हम भारतीय लोग जो वर्ल्ड ओवर IT इंजीनियर सप्लाई करते हैं, हम अपने देश के अंदर में क्यों नहीं इस तरीके की कंपनी बनाने का प्रयास कर रहे हैं जो गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम इन सबको रिप्लेस कर सके। बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। हमारे देश के राजनीतिक नीति निर्माता, पॉलिसी मेकर्स क्या कर रहे हैं, कौन सी कुंभकर्णी नींद ले रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। हमारे देश के पेन पॉइंट्स बहुत सारे हैं। रेयर अर्थ मेटल्स में हमारे पास में कुछ भी नहीं है, क्रूड हमारे पास में कुछ भी नहीं है, पेमेंट सिस्टम हमारे पास में अपना नहीं है, हमारे पास में डॉलर की प्रधानता को स्वीकार करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। हम एक इंपोर्ट प्रधान कंट्री है। सोना यहाँ नहीं है, पर यहाँ के लोगों को सोना, गोल्ड बहुत ज्यादा पसंद है, सिल्वर बहुत ज्यादा पसंद है। तो दोस्तों, बहुत सारे ऐसे पेन पॉइंट्स हैं जिसके कारण जो कभी भी विश्व गुरु नहीं बन सकता।
प्रोपेगेंडा भली बहुत कर ले कि हम विश्व गुरु है, पर हमारे देश की वल्नरेबिलिटीज, हमारे देश के पेन पॉइंट्स इतने ज्यादा हैं कि कभी भी देश को चोक पॉइंट के रूप में यूज किया जा सकता है, हमारे देश को पेमेंट सिस्टम से बाहर किया जा सकता है, हमारे देश को मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बाहर किया जा सकता है, हमारे देश में क्रूड के आने पे हो सकता है कि किसी तरीके का प्रतिबंध लगा दे अगर ये खाड़ी देश या दूसरे राष्ट्र चाहे तो। मतलब कहने का अर्थ है चाइना जब चाहे हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का टेटुआ दबा सकता है रेयर अर्थ मेटल्स की सप्लाई को रोक के। तो कहने का अर्थ ये दोस्तों कि ये समय है कि हम लोग अपने पेन पॉइंट्स को समझें और उस पर वर्क करें। दोस्तों उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। शुरुआत में थोड़ा मैं नाराज हुआ क्योंकि 8-10 लोगों ने बहुत ही वाहियात पर्सनल मैसेजेस मुझे भेजे थे। मैंने आपको मेरे पेड वीडियोस के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए, ना कि इसके लिए कि आप मेरे को ज्ञान बांटने बैठ जाओ और मुझे क्या करना चाहिए ये सिखाने बैठ जाओ। यदि आपको ज्यादा समझता है तो आप अपना यूट्यूब चैनल खोल लें और वहां आप ज्ञान बांटें, परंतु हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं कि बिना मांगे मुझे ज्ञान ना दे और फालतू के वाहियात लांछन लगाने वाले कमेंट्स और मैसेजेस ना करें। गुड नाइट फ्रेंड्स, बाय। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया।